हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 है उसका जो प्री का क्वेश्चन बैंक है, तो प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रैक्टिस सेट है जो सेट नंबर 11 है। इससे पहले कुछ और सेट प्रैक्टिस हो गया है जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और बिहार दरोगा का जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट है, वो भी देख सकते हैं। और सभी का जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं आप। तो आइए हम आगे देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक हेल्प मुझे ये भी कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और शेयर करिए ताकि आप भी किसी को एक छोटा सा हेल्प कर सके। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन दिया है, इसमें कौन जो कथन दिया है वो कथन सत्य है और कौन गलत है, मतलब कौन गलत दिया है कथन। तो पहला है कि राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो है गलत दिया है, क्योंकि राजा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलता है, बल्कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ये ऑप्शन गलत दिया है पहला। दूसरा में है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो ये सही है। ऑप्शन 3 में है, आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो ये भी सही है, मतलब 2 और 3 जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में महामात्य महामात्य पसर्प किस विभाग से संबंधित था? तो यह किस विभाग से संबंधित था? तो यह था गुप्तचर विभाग। गुप्तचर जो विभाग था मौर्य काल में उसको क्या कहा जाता था? तब महामात्य पसर्प कहा जाता था। और गुप्तचर जो विभाग के अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? अधिकारी को, जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे गुण पुरुष कहा जाता था। गुण पुरुष या सब सर्प महामात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य भी उसे गुण पुरुष या सर्प महामात्य भी उसे कहा जाता था, गुप्तचर अधिकारी को। और जो जस्टिन था, जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना के बारे में क्या कहा था? कि जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है। क्या है? डाकुओं का गिरोह है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि के कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा गया है कि मौर्य काल में कृषि के लिए दासों को अधिक पैमाने पर लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में जो कुषाण है, कुषाण वंश, उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है भीम कस्पिटस को। किसे? भीम कडफिसस जो था इसका कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। ऐसे का अगर पूछेगा कुषाण का वंश का संस्थापक कौन था, तो पहले किया था कुजल कडफिसेस ने, लेकिन पूर्णतः बढ़िया से मतलब अच्छा से वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये भीम कडफिसेस था। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक पूछेगा कौन था, तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। और ये जो वसुमित्र दिया है ऑप्शन सी में, ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसकी द्वितीय राजधानी कौन था? उज्जैनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी उज्जैनी था। और इसकी पहली राजधानी कौन था? तो पहली राजधानी पाटलिपुत्र था। और गुप्त काल में ही सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन था? तो गुप्त काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र मथुरा था, जो यूपी में है। नेक्स्ट, कलहल कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, हर्ष का संबंध जो है वो किससे है? तो लोहार वंश से। ये हर्षवर्धन नहीं है, ये हर्ष है। कलहड़ जो हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे था? तो हर्ष जो था वो लोहार वंश से संबंधित था।
कलहल द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में 8 तरंग है और लगभग 8,000 श्लोक है। 8 तरंग और 8,000 श्लोक है, जिसमें जो 8 तरंग है उसमें पहले जो 3 तरंग है, 3 तरंग में कश्मीर के जो प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और चौथा से लेकर छठा तरंग में कारकोट वंश और उत्पल वंश की जानकारी मिलता है, और 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और लोहार वंश का अगर संस्थापक पूछेगा कौन था, तो लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष जो था, ये हर्ष, इसको क्या कहा जाता था, तो इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो दूसरी बार जो एकता प्रथा है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था सल्तनत काल में, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। और एकता जो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है, तो मोहम्मद गौरी को जाता है। परंतु अगर दिल्ली सल्तनत के अगर अंतर्गत पूछेगा कि शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश को सर्वप्रथम मतलब शुरुआत करने का श्रेय जाता है। और एकता जो प्रथा है, इसको जो उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो खिलजी वंश आया, तो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आया, तो इसने दूसरी बार एकता व्यवस्था को चालू किया था। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था, तो 1778 में। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर 1778 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 1178 है, गलत दिया है। क्या होगा, यहाँ पर 1178 होगा। मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था, तो 1178 में। 1178 में मुल्तान से आगे बढ़ते हुए ये पाटन गुजरात पर चढ़ाई कर दिया था। लेकिन वहाँ का गुजरात के शासक कौन थे, तब भीम द्वितीय थे, जिसने इसे मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिए थे। और इससे पहले जो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था, वो 1175 में था। कब था, 1175 में इसका प्रथम आक्रमण था। और प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। और दूसरी बार मुल्तान को तो जीत लिया था, तो आगे उसके बढ़ा गुजरात की तरफ। तो गुजरात के जो शासक भीम द्वितीय थे, उन्होंने 1178 में इसे पहली बार हराए थे। नेक्स्ट, खमनौर का युद्ध कब हुआ था। खमनौर का युद्ध कब हुआ था, तो ये अगर क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम में तो बहुत कन्फ्यूजन करेगा। लेकिन ये जो खमनौर का युद्ध है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये दूसरा नाम दे दिया है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, उसी को खमनौर का युद्ध कहा जाता है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व करता थे, वो कौन कौन थे, तो एक आसफ खां थे और एक मानसिंह थे। जबकि राणा प्रताप की ओर से कौन कौन था, तो हकीम का सुर और भीलों की संयुक्त सेना महाराणा प्रताप की ओर से था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि खमनौर का जो युद्ध है, इसी को हल्दी घाटी को युद्ध को ही खमनौर का युद्ध बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, वो किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में के जो ग्वालियर टैंक है, वहाँ से अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। और इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया था। नेता कौन घोषित हुए थे, तो गांधी जी घोषित हुए थे। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था। क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया था, तो उसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है तैयार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता थे। गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता वो कौन थे, तो दाजी कृष्ण पंडित थे। कौन थे, दाजी कृष्ण पंडित थे। ऑप्शन ए में है चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई ये किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये खोंड विद्रोह से संबंधित है। जो खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था।
बुद्धो भगत किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये कोल विद्रोह से संबंधित है। जो छोटा नागपुर जो छोटा नागपुर पठार है झारखंड में, उस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। और ऑप्शन डी में है गोमघर कुंवर। गोमघर कुंवर किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये अहोम विद्रोह से संबंधित है। जो कहाँ पर हुआ था ये विद्रोह? ये असम में हुआ था। नेक्स्ट, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के जो प्रारूपकर्ता थे वो कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और वर्धा शिक्षा योजना जो है 1937 में आई थी और यह गांधी जी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा दिया गया था। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इसने इस योजना को प्रारूप तैयार किया था। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। और ये गांधी जी द्वारा दिया गया था। और वर्धा शिक्षा योजना का मूल सिद्धांत क्या है? तो हस्त उत्पादक कार्य है। इसका मूल सिद्धांत क्या था? तो हस्त उत्पादक कार्य था। नेक्स्ट, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा मैसूर, कुर्ग, कछार की रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया गया था? तो जो राज हड़प नीति है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही आया था। और ऑप्शन बी में है एलनबरो। एलनबरो किससे संबंधित है? तो जो 1843 में सिंध विजय इसने एलनबरो ने किया था। और उसी वक्त इसने रविवार को छुट्टी प्रारंभ की थी। कब? रविवार को छुट्टी प्रारंभ कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था। ऑप्शन सी में है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ये किससे संबंधित है? तो इसने जीटी रोड जो है, जीटी रोड का मरम्मत किसने कराया था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने ही कराया था। और इसी के समय ही भारतीयों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी लॉर्ड ऑकलैंड के समय। नेक्स्ट, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अशोक मेहता जी हैं। और 1857 और ये जो है बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर जो है इनका कौन सा पुस्तक है 1857 के बारे में? तो इनका पुस्तक है द इंडियन आर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। क्या पुस्तक का नाम है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी में है सी आर मजमूदार। सी आर मजमूदार आर सी मजमूदार है। तो इनका जो पुस्तक है, इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो द सिपाही म्यूनिटी एवं रिवोल्ट ऑफ है। क्या पुस्तक का नाम है? तो द सिपाही म्यूनिटी ऑफ एवं रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ऑप्शन डी में है सर सैयद अहमद खां। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट है। नेक्स्ट, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अभियुक्तों के बचाव के लिए वे भारत की ओर से थे। और जो ब्रिटिश की ओर से लोकायुक्त कौन थे? बचाव के जो ब्रिटिश की ओर से मतलब जो वकील थे वो कौन थे? तो पंडित जगत नारायण थे। और भारत की ओर से गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है उसे चुनना है। ऑप्शन ए में है कि स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम ये समाचार पत्र है। इसके संपादक दिया है दादा भाई नौरोजी। जो इसके संपादक दादा भाई नौरोजी जो दिया है गलत दिया है, क्योंकि जो स्वदेश मित्रम के संपादक है वो जी.एस. अय्यर है। कौन है? जी.एस. अय्यर स्वदेश मित्रम के संपादक है। ऑप्शन बी में है। तो ये तो हमारा ऑप्शन यही राइट हो जाएगा कि ये असत्य दिया है। बाकी ट्रिब्यून के दलाल सी मजीठिया है, हिंदू के जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी है, और समाचार दर्पण के विलियम कैरी है। और ये जी.एस. अय्यर है यही स्वदेश मित्रम के समाचार पत्र के संपादक हैं, संस्थापक थे। और जो दादा भाई नौरोजी है इनका जो समाचार पत्र है वो कौन है? तो रस्त गुप्तार है। कौन है? रस्त गुप्तार इनका समाचार पत्र है। नेक्स्ट, कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं
उसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और जो ये चट्टान है, इस ये 3-4 प्रकार के चट्टान होते हैं, जिसको हम ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है आधा आधा कभी आधा कभी गोद में। ये ट्रिक याद रखेगा। आधा से ये, और ये क्रम में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि एक जो चट्टाने हैं उनको क्रम में सजाइए। तो आधा से आर्कियन क्रम की चट्टाने, और धा से धरवाड़ क्रम की चट्टाने, क से कुडप्पा क्रम की चट्टाने, अब वी से कब बी, तो बी से बिंध्य क्रम की चट्टाने, और गोद से गोंडवाना लाइन की चट्टाने हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आधा कभी गोद में, आ से आर्कियन क्रम, धा से धरवाड़ धरवाड़ क्रम की चट्टाने, क से कुडप्पा, बी से बिंद, और गोद से गोंडवाना लाइन की चट्टाने। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है। नेक्स्ट, खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में जो और दर्रा है वो कौन कौन है? तो चांगला दर्रा है, जाराला दर्रा है, लनाकला है, काराकोरम दर्रा, ये सभी लद्दाख में है। और जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? तो एक बुर्जिल दर्रा है। और उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में है आपको माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, मुलिगिला दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट झील दिया है और राज्य, मतलब कौन सा झील कौन से राज्य में स्थित है, और इसमें कौन सा जो है असत्य दिया है उसे छांटना है। तो नारायण सरोवर गुजरात में सही है, पाला मिजोरम में सही है, ककरिया झील असम में दिया है जो गलत है। ककरिया जो झील है यह गुजरात में है। कहाँ पर है ककरिया झील? तो ये गुजरात में ककरिया झील स्थित है। ऑप्शन डी में है उमियम झील। उमियम झील मेघालय में है जो सही दिया है। तो ऑप्शन सी जो है असत्य दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और असम में प्रमुख झील, असम का प्रमुख झील कौन कौन है? तो दीपोर बिल, सोनबिल और हाफलॉन्ग झील। कौन कौन? दीपोर बिल, सोनबिल और हाफलॉन्ग जो झील है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? तो वर्षा व तापमान। वर्षा व तापमान जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? किस वृक्ष को जो पारिस्थितिकी है इसका आतंकवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूकेलिप्टस को। क्योंकि जहाँ पर यूकेलिप्टस होता है वहाँ की पानी जो है, पानी की जो लेयर होता है जमीन का, धरती का, वो कम हो जाता है। क्योंकि ये बहुत पानी सोखता है यूकेलिप्टस पेड़। और इसे लगाया कहाँ जाता है? तो इसे जहाँ पानी की अधिकता होती है, जैसे नदी के किनारे लगा दीजिए, और रोड के किनारे आप देखे होंगे अधिकतर ये लगा रहता है, ताकि रोड के बारिश हो रहा है तो रोड के जो अगल बगल का पानी है तो ये सूख ले, ताकि जो रोड है वो खराब ना हो। तो इसीलिए रोड के साइड में आप देखे होंगे कि यूकेलिप्टस का पेड़ जो पेड़ है वो लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो लघु सिंचाई से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई किसके अंतर्गत की जाती है? तो लघु सिंचाई के अंतर्गत की जाती है। इसमें कुआं, नलकूप, तालाब इत्यादि से किया जाता है। और लघु सिंचाई जो योजना है, लघु सिंचाई की योजना के माध्यम से ही भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और लघु सिंचाई योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। लघु सिंचाई योजना जो है इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और भारत में जो सिंचाई है वो 3 प्रकार का होता है। एक वृहद सिंचाई, एक मध्यम सिंचाई और एक लघु सिंचाई। तो लघु सिंचाई में होता है 2000 हेक्टेयर से कम कृषि की भूमि सिंचित होती है। मध्यम सिंचाई के अंतर्गत 2000 से 10,000 के बीच की कृषि भूमि सिंचित होती है। और एक होता है वृहद सिंचाई। वृहद सिंचाई में 10,000 से अधिक की जो कृषि भूमि होती है वो सिंचित होती है। तो वृहद सिंचाई बहुत के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है। और मध्यम सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरों का निर्माण होता है। और लघु सिंचाई के लिए कुआं, नलकूप और तालाब के द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है वो कौन है? तो वह है हिमाचल प्रदेश है। और 5 राज्यों का क्रम अगर जानेंगे आप तो पहला पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है बिहार, बिहार के बाद है असम,
असम है, उड़ीसा है, मेघालय है। सर्वाधिक जो ग्रामीण प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो लगभग 90% है। कितना है? 90%। नेक्स्ट देखते हैं हम, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये मिजोरम में निवास करती है। नेक्स्ट, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। जो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। असम में कौन कौन है? तो एक डिगबोई है, नाहरकटिया है और ये सुरमा घाटी, ये तीनों जो है तेल क्षेत्र असम में है। गुजरात में कौन कौन है? तो गुजरात में है अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, आलिया बेट, नवागांव, ये सभी जो है गुजरात में है। और महाराष्ट्र में पूछेगा कौन कौन है? तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, बसीन है, पन्ना है और मुक्ता क्षेत्र है। और राजस्थान में पूछेगा तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक जो परियोजना है किस नदी पर है? ये सुरु नदी पर है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो दिया है वो असत्य दिया है? तो इसमें कौन सा विकल्प असत्य दिया है? तो संवहन तरंग होम्स ने दिया था, ये सही है। महाद्वीपीय फिसलन डेली ने दिया था, तो ये सही है। और महाद्वीपीय विस्थापन ऑप्शन सी जो दिया है ये जोली, ये गलत दिया है, क्योंकि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये वेगनर ने दिया था। किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? तो ये वेगनर ने दिया था। और जो जोली है इसने क्या दिया था? तो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जोली ने दिया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि असत्य दिया है। और तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था। नेक्स्ट, मोजाम्बिक जलधारा किस जलधारा की है? मोजाम्बिक जो जलधारा है वो किस महासागर की है? मोजाम्बिक, तो ये जो है किस महासागर की है? तो ये हिंद महासागर की है मोजाम्बिक जलधारा। और एक जलधारा है हिंद महासागर की गर्म जलधारा, वो कौन है? तो अगुलहास है। अगुलहास और मोजाम्बिक जलधारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है? तो किस अधिनियम में किया गया है? तो 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया है। 1833 के चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसके तहत कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था पूर्णतः समाप्त किया गया था। और दास प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत ही किया गया था। और इसके बाद ये दोनों पद समाप्त करके भारत सचिव का पद आया था। और भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या हुआ है? तो इसके तहत ये भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, भारत के संविधान में अधिकतर जो लागू है नियम, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो जापान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम नागालैंड कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन ए को हम चुन लेते हैं, मेघालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। उसके बाद दिया है सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? तो सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 में। कब? 1975 में हुआ था। और उसके बाद ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ था उस कब हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 1987 में हुआ था। तो यही जो क्रम है वो सही आरोही क्रम में दिया है। आरोही मतलब आरोही, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो आरोही कितना अक्षर का है? तो 3 अक्षर का है। तो छोटा अक्षर है मतलब छोटा है, और अवरोही जो होता है वो 4 अक्षर का होता है। तो जो छोटा है उसमें छोटा से शुरुआत करेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें बड़ा से शुरुआत किया जाता है। तो आरोही क्रम में तो नागालैंड 63 सही दिया है। उसके बाद मेघालय 72, सिक्किम 75 और अरुणाचल प्रदेश 87।
तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट दिया है। और जो सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, ये पहले अलग था भारत से, लेकिन जब चाइना ने इस पर आक्रमण किया तो भारत में शामिल हुआ कि हमको आप शरण दीजिए, तो भारत ने अपने में शामिल किया और फिर बाद में सिक्किम बोल रहा था कि हम अलग हो गए। तो भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद 1 में यूनियन के बारे में बताया है कि भारत यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इसमें शामिल हो गया भारत में वो अब अलग नहीं होगा। तो इसीलिए सिक्किम जो है वो अलग नहीं हुआ, इसे 22वां राज्य घोषित किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे स्वराज्य का पहले दर्जा दिया गया था, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 36वां हुआ था 1975 में, और 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो किस बात में कहा गया था? तो ये कहा गया था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में कहा गया था। ऑप्शन बी में है बेरुवादी यूनियन। बेरुवादी जो यूनियन है 1960, इसमें क्या कहा था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। नेक्स्ट देखते हैं हम, परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? जो परमादेश रिट है वो किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? तो इनमें से सभी के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी परमा रिट जारी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? जो भारतीय संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है वो कहाँ पर है? तो जमींदारी जो उन्मूलन का उल्लेख है भारतीय संविधान में वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और जो नीति निर्देशक तत्व में है वो भारतीय संविधान के भाग किस में है? तो ये भाग 4 में है। और आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 51 में। और उद्देशिका को क्या बोला जाता है? तो प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका बोला जाता है। ऑप्शन सी में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस में है? तब मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में आर्टिकल पूछेगा तो 51 के क में है मूल कर्तव्य। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। और आर्टिकल पूछेगा तब 12 से 35 आर्टिकल है मूल अधिकार का। नेक्स्ट देखते हैं हम, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदक कितने होते हैं? तब 20-20 होते हैं। और यहीं अगर राष्ट्रपति में पूछेगा तब 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। और ये जो 50-50 है, प्रस्तावक अलग 50 चाहिए और अनुमोदक अलग व्यक्ति चाहिए। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। कौन रखता है? तो ये रखता है राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसे है? संसद को स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह है पीठासीन अधिकारी के पास संसद को स्थगित करने का अधिकार होता है। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको यह अधिकार होता है। और संसद का जो सत्र है, सत्र का सत्रावसान या आहूत करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को कौन सा शक्ति प्रदान करता है? तब विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। समाचार पत्रों की बिक्री पर जो कर है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो वो 286 के तहत है। और उसके बाद व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर जो कर लगता है वो किस आर्टिकल के तहत? तो 276 आर्टिकल के तहत लगता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसमें कौन सी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो सर्वप्रथम भाषा थी वो कितना था संविधान बनने के वक्त? तो 14 था। उसके बाद
जुड़कर ये वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। तो पहले कौन सा जुड़ा था? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी जुड़ा था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत कौन सा जुड़ा था? तो उसका ट्रिक याद रखेगा, नमक। क्या रखेगा ट्रिक? नमक। न से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा? तब 92 आएगा। तब 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो 4 गो जोड़ा गया था। कौन कौन? तब BDMS। BDMS बोर्ड मास्टर रूल पढ़े होंगे आप, तो वहीं BDMS याद रखिए। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? जो राष्ट्रपति शासन है पहली बार कितने अवधि का होता है? तो पहली बार 2 माह की अवधि का होता है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कितने माह का होता है? 2 माह की अवधि का होता है, मतलब 60 दिन का। और इसके बाद दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद 6 माह तक तथा अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। और एक होता है राष्ट्रीय पद। राष्ट्रीय पद जो लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और ये वो जो है पहली बार में एक माह के लिए लगता है और उसके बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक या अनिश्चित काल तक मतलब बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एक होता है वित्तीय पातकाल। वित्तीय पातकाल अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है और लगना भी नहीं चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है। तो वित्तीय पात जो है वो आर्टिकल 360 में है और ये पहली बार में 2 माह के लिए लगता है वित्तीय पात। और राष्ट्रीय पात अभी तक जो भारत में अभी तक कितनी बार लागू हुआ है? तो 3 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो किस संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज जो है इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन एक बिहार जो है वो पहला राज्य था जो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। ऐसे तो और राज्य दिए हैं, लेकिन पहली बार आरक्षण पंचायती राज में बिहार जो है वो 50% आरक्षण दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें कौन जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये संवैधानिक नहीं है, सॉरी क्या है, संविधिक निकाय नहीं है। क्या है? संविधिक निकाय जो है इसमें कौन नहीं है? तो संविधिक निकाय कौन नहीं है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है वो संविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि ये किस आर्टिकल में है? तो 323 के ए में है। संविधिक निकाय किस में है? तो 323 के ए में है। बाकी ये जो है ये संविधिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस विधानसभा में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज में मनोनीत समाजसेवी जो है वो मनोनीत होते हैं? राज्य विधान परिषद में वो जो मनोनीत होते हैं वो कितना भाग सीट है उसका कितना भाग मनोनीत होते हैं? तो उसके 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। और एक जो 1/3 है ये विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो टोटल जो विधानसभा सीट है उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होते हैं। और 1/12 जो है ये विधान परिषद में विश्वविद्यालय के स्नातक एवं अध्यापकों सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। और 1/10 है ये जो सभी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी के कोरम सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की संख्या है? तो 6 राज्यों में है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। और यहीं अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार अधिक प्रतीत होगा, और त्वरण के साथ नीचे आएगा तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। और एक समान वेग से जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह हुक का नियम है। किसका नियम है? यह हुक का नियम है। और जो केपलर है इसने किसका नियम दिया था? तो इसने ग्रहों का नियम दिया था। पॉइस का नियम किससे संबंधित है? तो पार्श्व विकृति
और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो पॉइस अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट, तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ध्वनि पर ताप का प्रभाव जो है वो क्या पड़ता है? ध्वनि पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है? तो ध्वनि पर ताप का प्रभाव मतलब ध्वनि में अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और ताप घटने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो कितना बढ़ता है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में अगर किसी को चिल्लाइएगा तो बहुत दूर तक आवाज़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? कौन सा जो दर्पण है उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है। अभिसारी अवतल दर्पण ऐसे होता है और उत्तल दर्पण ऐसे होता है। और सभी का जो कलई किया जाता है वो राइट साइड से कलई किया जाता है। और प्रकाश जो आएगा सभी में, उत्तल में भी ऐसे, अवतल में भी ऐसे आएगा प्रकाश बाएं साइड से, और उत्तल में भी बाएं साइड से प्रकाश आएगा। तो अगर ऐसे रहेगा तो जगह खाली है तो ये क्या होगा? प्रकाश को अभिसारी मतलब रोकेगा। और उत्तल लेंस में ऐसे है तो ये क्या होगा? परिवर्तित करेगा, तो ये अपसारी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। और लेंस में अगर उत्तल लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस होता है अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो कब होता है? चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। और एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। और ग्रहण कैसे लगता है साइंस के अनुसार? तो साइंस के अनुसार मान लीजिए ये सूर्य भगवान है और चंद्र ग्रहण हमें लगाना है, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? तो बीच में पृथ्वी आ जाएगा और ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब बीच में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य भगवान हमेशा एक ही जगह रहते हैं और बदलता है जगह कौन? तो पृथ्वी और चंद्रमा जगह बदलता है। तो सूर्य भगवान तो ये हो गए। और उसके बाद अब जो सूर्य ग्रहण होगा तो उसमें क्या होगा कि चंद्रमा भगवान नीचे बीच में आ जाएंगे और पृथ्वी साइड में हो जाएगा, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य भगवान है वो हमेशा किनारे पर रहेंगे और जो जिस पर ग्रह लगेगा वो बीच में कभी नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर चंद्रमा पर ग्रह लगेगा तो कभी ये बीच में नहीं जाएगा, ये साइड में ही रहेगा। और यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा साइड में रहेगा, बीच में पृथ्वी हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण रहेगा तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा और पृथ्वी साइड में हो जाएगा। और सूर्य भगवान जो है ये एक ही जगह रहते हैं। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है, यदि वे क्या होती है? तो समान विभव पर होती है। तो जब दो आपस में जुड़ी जो दो आवेशित वस्तु है उनके बीच विद्युत धारा कम नहीं बहेगा जब वे समान विभव पर होती है, क्योंकि समान आवेशों के बीच क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो शीतलन तंत्र है यह केवल संवहन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर है ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा इंजन और एसी, रेफ्रिजरेटर ये सभी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा किसके नियम पर कार्य करता है? तो प्रकाशिकी के नियम पर कार्य करता है। और जो वायुयान, जलयान या पनडुब्बी होती है ये सब बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, पाई मेसोन पर आवेश होता है। पाई जो मेसोन है इस पर कौन सा आवेश होता है? तो इस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होता है। और पाई मेसोन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो युकावा थे। नेक्स्ट, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। नेक्स्ट,
रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह कार्य करता है? दोनों की तरह व्यवहार कौन सा जो पदार्थ है वो करता है? तो HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल जो है वो अकारक, ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए में है HNO3, ये किसके तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। SO2 है ये अकारक की तरह व्यवहार करता है। किसके तहत, किसके जैसा? SO2 और SnCl2 ये दोनों जो है ये अकारक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? जो क्षार है मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ये पीला रंग में परिवर्तित करता है। और जो क्षार है और लाल लिटमस पत्र को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और क्षार फिनाइलफेथैलिन को क्या कर देता है? तो गुलाबी कर देता है। नेक्स्ट, नाइटर किस धातु का अयस्क है? तो जो नाइटर है ये पोटेशियम का अयस्क है। नेक्स्ट, हीरा की संरचना होती है, हीरा की संरचना कैसी होती है? तो हीरा की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की षष्ठकोणीय होती है। और कार्बोनेडो ये काला हीरा को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनेडो कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सल्फर प्राप्त की विधि है? सल्फर प्राप्त की विधि कौन सी है? तो फ्रांस विधि जो है ये सल्फर प्राप्त की विधि है। संपर्क विधि नहीं, ये इसको क्या कहा जाता है? तो सल्फर जो फ्रांस विधि है इसी को ही संपर्क विधि भी कहा जाता है। संपर्क विधि फ्रांस विधि को ही कहा जाता है। सॉरी, ये गलत हो गया क्योंकि जो फ्रांस विधि है, फ्रांस विधि से सल्फर सिर्फ प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शन बी और ए में दिया है लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि, इसके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसके द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी में है परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट विधि के द्वारा जो जल की अस्थायी कठोरता है इसको अलग किया जाता है। किसके द्वारा? तो परम्यूटेट विधि द्वारा। नेक्स्ट, जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीवन शक्ति के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो बर्जिलियस थे। कौन थे? बर्जिलियस थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बर्जिलियस थे। इन्होंने क्या कहा था कि कार्बनिक जो पदार्थ है ये बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको जो बोहलर ने है अपने प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर इनको मतलब तोड़ दिया था कि मतलब कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। वो किसने किया था? तो ये बोहलर ने किया था। कोल्वे क्या है? तो इन्होंने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से किया था। नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक दिया है और इसका क्रियात्मक समूह दिया है। तो इसमें जो कौन दिया है वो असत्य दिया है। ईथर का ये तो ठीक दिया है, कीटोन का ये भी ठीक दिया है। ऑप्शन सी में है एमाइड का जो है वो गलत दिया है। जो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एमाइड का होता क्या है? तो एमाइड का होता है CONH2 होता है। CONH2 ऐसे होता है एमाइड का। और जो ये दिया है एमाइड का ये किसका होता है? तो ये एमीन का होता है। एमीन का क्रियात्मक समूह ये होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? एंटीसेप्टिक कौन नहीं है? तो जो एस्पिरिन है ये एंटीसेप्टिक नहीं है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ज्वार संबंधी इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा विकल्प असत्य दिया है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, मक्खी के मस्का डोमेस्टिका, बिलिस का फेलिस फेमिलियस नहीं होता है, बल्कि बिली का क्या होता है? तो बिली का फेलिस डोमेस्टिका होता है। और कैनिस फेमिलियस एक होता है, कैनिस फेमिलियस जो होता है वो कुत्ता का होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा क्योंकि ये विकल्प असत्य है। नेक्स्ट, सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह क्या है? तो ये जीवाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? मोनेरा जगत का भाग कौन नहीं है? तो जो कवक है ये मोनेरा जगत का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ
फ्लोरियन ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? तो खुला नाड़ी संबंधी तंत्र किस में होता है? तो ये कॉकरोच में होता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है और इसमें 13 कक्ष होता है, मतलब 13 हृदय होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? कौन सा है जो संयोजक ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशी जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता जो होता है लौह की कमी के कारण होता है। बेरी B1 की कमी के कारण होता है। क्वासियोरकर किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 होती है। नेक्स्ट, योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादक किया था। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादक किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली जो है वो कौन है? तो डॉग फिश जो है वास्तविक मछली है। बाकी जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश जो दिया है ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा करंट शुरू हो गया। कौन सा विकल्प इसमें असत्य दिया है? तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वो असत्य दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के मोहम्मद जलूद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सैफ अहमद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सौरभ गांगुली नहीं है, बल्कि हट गए हैं। अब कौन है? तो रोजर बिनी जी है। कौन है? रोजर बिनी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो असत्य दिया है। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। वह कौन सा संस्करण है? तो जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है यह 17वां संस्करण है। नेक्स्ट, डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में हुआ है। और ये जो क्वेश्चन हुआ है 76 नंबर, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, ऐसे देख लीजिएगा आप, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो पद्मा लक्ष्मी बनी है। कौन? पद्मा लक्ष्मी बनी है। और सौम्या स्वामीनाथन ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। विश्व बैंक की CFO कौन है? तो अंशुला कांत है। UN वोमेन के उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो अनीता भाटिया है। नेक्स्ट, 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा किया गया था? तय किया गया था जर्मनी द्वारा। इससे पहले जो 47वां क्रम का हुआ था वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, जो 2021 में हुआ था। और जो 2023 में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो जापान में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बोर्ड कौन कंपनी जारी किया है? तो यूरो ग्रीन बोर्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। नेक्स्ट, भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो INS अन्वेष है। INS ऑप्शन ए में है INS सूरत। ये क्या है? तब मेड इन इंडिया युद्धपोत है, जिसे मुंबई के मंझगांव डॉक से लॉन्च किया गया है। INS बेला ये क्या है? तो ये स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे मुंबई के नेवल डाक यार्ड में कमीशन किया गया है। ऑप्शन डी में है INS ध्रुव। INS ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूरसैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोज की गई, किस राज्य में खोज किया गया है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो फार्मूला 1 में सिंगापुर जो 2022 के विजेता है वो कौन बने थे? तो वो बने थे सर्जिया पेरेज बने थे। कौन? सर्जिया पेरेज बने थे। ऑप्शन डी में है मैक्स वर्स्टापन, ये डच ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। ऑप्शन सी में है जॉर्ज रसेल, ये कौन जीते थे? तब बर्जिलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। चार्ल्स लेक्लर ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के उप विजेता थे। नेक्स्ट, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक धीरेन्द्र झा है। कौन है? धीरेन्द्र झा है। ऑप्शन ए में है जयंत घोषाल। ये इनका महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कौन सा है? तो ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल का पुस्तक है। थॉमस मैथ्यू, इनका पुस्तक कौन सा है? तो रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन सी में है नरोत्तम सेक्सरिया। नरोत्तम सेक्सरिया का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? तो द अंबुजा स्टोरी है। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा दिवस? विश्व महासागरीय दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस? तो विश्व रक्तदाता दिवस। और 20 जून को रिफ्यूजी डे मतलब विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में सुश्री निखत जरीन जो को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग खिलाड़ी है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 2022 का है। तो 2022 में भारत को 135वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में शांति में कितना है भारत का? तो 126 है। शांति में भारत कितना है? 126 में। और हैप्पीनेस में भी भारत 126 है। ये 2023 का है 126। नेक्स्ट, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनकी रचना कौन है? तो यामा है। चितंबरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जिसके लिए इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1982 में किया गया था। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो राजस्व व्यय के बराबर होगा। नेक्स्ट मैथ आ गया, ताइए इसको मैं बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी बना लीजिएगा। बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है। तो इसमें तो 3 है, तो ए बी सी तीनों को लिख देंगे पहले। अब बोला है कि ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है, मतलब बी 2 का 2 हो जाएगा क्षमता और ए का 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि बी सी की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है। तो यहाँ पर बी का 3 कर दीजिए और यहाँ पर 2 कर दीजिए, क्योंकि ये इससे 50% अधिक है। और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसके बाद गुना कर देना है। तो ये 3, ये 6 और ये 4, ये तीनों का क्षमता आ गया ए बी सी का। और फिर बोला है कि ए बी सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में करते हैं। तो टोटल जो कार्य होगा वो कितना होगा? 48 गुने 6 4 10 3 13, टोटल ये वर्क हो गया। और उसके बाद बोला है कि ए अकेले कितने दिनों में करता है? तो ए का क्षमता कितना है? तो 3 है। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से 16, 16 3 48 और 16 कम 16 4 20, 208, जो ऑप्शन डी में राइट दिया है। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक क्रमशः 10 घंटे और 13.1/3 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी निकासी पाइप है, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को 8 घंटे में भरा जाता है। तो मान लेंगे कि ये 10 घंटा में भर रहा है और बी जो है 40/3 घंटा में भर रहा है। और इसमें जो तीसरे नंबर पाएगा ये 8 घंटे में भरा जा रहा है, लेकिन इसमें ए भी भर रहा है और सी जो है वो खाली कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम 40 हो जाएगा और 10 चौके 40, और यहाँ पर 40 से 40 एक बार में कटा तो नीचे वाला हो जाएगा, और 8 5 40 है। तो इसमें जो तीसरा नंबर पर है इसमें ए प्लस बी माइनस सी के बाद आया है 5 है। तो पहले ए प्लस बी का क्षमता हमारा कितना है? तो 7 है, और ए प्लस बी माइनस सी कितना है? तो 5 आया है। तो माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 आया ये क्षमता किसका है? ये सी का क्षमता है, मतलब 1 घंटे में मान लीजिए 2 लीटर ये पानी निकाल रहा होगा सी। तब बोल रहा है क्वेश्चन कि पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग कितने घंटे में खाली करेगा? तो 1/40 का 25% निकालने के लिए 1/4 कर देंगे तो कितना आएगा? 10 लीटर मान लीजिए पानी आ गया, और ये 2 क्षमता से खाली करेगा तो कितना घंटे में खाली करेगा? तो 5 घंटे में खाली करेगा, जो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट,
बोल रहा है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो 60% जब विद्यार्थी लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होगी? 40 होगी। उसके बाद एक परीक्षा में 40% लड़के उत्तीर्ण तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हैं और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है। तो टोटल 40% लड़कियां हैं, इसमें 70% उत्तीर्ण हुई, तब फेल कितनी हुई? 30%। तो चरती यही 12% आया, और यही 12% का मान जो है वो दिया है 42 ओरिजिनल दिया है। तब 42/12 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो लड़का 60 में 40% पास हुआ है और कितना फेल हुआ है? तो लड़का 60% फेल हुआ है। तो ये कटाइएगा तो इसका कितना आएगा? ये 36% आएगा। तो इसमें 36 से गुना कर देना है, क्योंकि लड़कों को अनुत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है। तब बढ़ती आई 36 और 42 तिया कितना होता है? तो 42 तिया 126 होता है, जो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट, उस पासे का चयन करिए जो सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो जो 2 है, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा और 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो 2 रहेगा तो 4 नहीं रहेगा, 1 रहेगा तो 6 नहीं रहेगा, 3 रहेगा तो 5 नहीं रहेगा। तो इसमें 2 है तो 4 नहीं रहना चाहिए, लेकिन 4 दिया है तो ये गलत है। उसके बाद एक है तो 5 नहीं रहना चाहिए, 1 रहे तो 6 नहीं रहना चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद है 3 है तो 5 नहीं रहना चाहिए, जो है तो ये गलत है। उसके बाद है 2 है तो 4 नहीं रहना चाहिए, 4 नहीं है। 1 है तो 6 नहीं है, ये सही है। फिर 3 है तो 5 नहीं है, तो मतलब ये जो है सही है। उसके बाद इसको देखेंगे हम, 2 है तो 4 नहीं है, सही है। 1 है तो 6 नहीं है, ये भी सही। 1 और 6 दोनों नहीं है, तो उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन 3 और 5 ये दोनों दे दिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट दिया है, मतलब ऑप्शन नहीं, ये सी जो है सी में राइट दिया है, तो ऑप्शन बी में सी दिया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य कौन कौन है देख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं और इसमें डी शिक्षक है तथा एफ और ई का भाई है। डी जो है वो शिक्षक है और ई और एफ का भाई है। क्या है? डी जो है ई और एफ का भाई है। डी जो है ई और एफ का भाई हो गया। उसके बाद हम जुड़े देखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि जी आई की माँ है। जी जो है आई की माँ है, तो ये छोड़ देंगे क्योंकि इसमें नहीं मिला है अभी। उसके बाद है सी की पत्नी है, ये भी नहीं है इसमें, ये भी छोड़ देंगे। उसके बाद है सी जो है आई का दादा है, ये भी छोड़ देंगे। फिर दिया है ई सी की इकलौती पुत्री है। ई जो है वो सी की इकलौती पुत्री है, मतलब ई जो है महिला है और यह सी की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बन गया। उसके बाद बोल रहा है के एफ और एच की पुत्री है। के जो है के एफ और एच की पुत्री है। एफ और एच की मतलब एफ की पत्नी हो जाएगी कौन? एफ की पत्नी कौन हो जाएगी? तो ये एच हो जाएगी। और इसकी पुत्री कौन है? तो के हो जाएगा। और एच जो है यहाँ पर हम पत्नी डायरेक्ट ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है ई के बारे में कि जो ई है वो सी की इकलौती पुत्री है। तो सी की इकलौती पुत्री मतलब इसकी एक ही बेटी है। तो ये जो दोनों है डी और एफ, इसके पुत्र हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एच जो है इसको महिला मान लिया, क्योंकि के एक ये जो है के की माँ हो जाएंगी। अब जो पीछे हम छोड़ के आए हैं उसको हम देखेंगे। अब पीछे है जी आई की माँ है, तो अभी भी जी आई का संबंध नहीं मिला है। उसके बाद जे सी की पत्नी है। जे जो है सी की पत्नी है, तो सी मिल गया है। तो जे जो है वो सी की पत्नी है, मतलब सी जो है वो पुरुष हो गया, ये मिल गया। उसके बाद और सी आई के दादा हैं, और जो सी है वो आई के दादा हैं। सी जो है आई के दादा हैं, तो सी किसका पुत्र है? एफ का है या डी का है, ये अभी मालूम नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि जे सी की, अब सी जो है आई का दादा है और जी जो है, और यहाँ पर बोल रहा है जी जो है आई की माँ है। और मान लीजिए अगर आई को इसका पुत्र मानेंगे, इसका पुत्र या पुत्री मानेंगे, तो ये तो सी दादा हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि जो जी है वो आई की माँ है। तो इसमें तो इसकी पत्नी एफ की पत्नी एच मिल गई है और आई की माँ दिया है जी, मतलब आई जो है इसका पुत्र या पुत्री हो सकता है, तभी न इसकी पत्नी जी होगी। और तब 3 विवाहित जोड़ा भी हो गया, एक जी डी और एक एफ एच और एक सी जे। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन गया है। और उसके बाद बोल रहा है कि शिक्षक की पत्नी कौन है?
तो क्वेश्चन के शुरू में ही बोला है कि डी जो है शिक्षक है, तो डी शिक्षक है, तो इसकी पत्नी कौन है, तो जी है, जो ऑप्शन सी में राइट दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्वेश्चन, ये सेट खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेट आपके लिए आएगा, वो भी देख लीजिएगा। आज वीडियो लंबा हो गया, क्वेश्चन का डिस्कस होगा तो भाई लंबा होगा, थोड़ा मैनेज करिए आप। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा ये भी एक हेल्प मुझे करिए, बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक दोस्तों।